हेलो फ्रेंड्स, ये मेंस आंसर राइटिंग इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो अब अभी सबसे बड़ा डील हुआ है एफटीए, उसी के ऊपर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार अगर मेंस में इसको पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये डील जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना था। मतलब 2007 में ये डील जो है वो शुरू किया गया था और अब जाके ये फाइनलाइज हुआ है। मतलब अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब लागू नहीं हुआ है, सिर्फ फाइनल हुआ। मतलब जितना भी डिस्प्यूट था सबके ऊपर बातचीत किया गया है बहुत सारा। मतलब 26 जनवरी को आपको पता है कि जो कोस्टा और लियोन जो दोनों आए थे, यूरोपियन के अध्यक्ष और काउंसिल के जो मेंबर थे, वो आए थे और भारत में बातचीत हुआ है। तो वो क्या क्या डील के ऊपर में चुनौतियां हैं, उसके बाद उसको लेकर मतलब किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए हुआ है भारत की एमएसएमई के लिए किस तरह से अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है, उसका मूल्यांकन करे। तो जब भी मूल्यांकन रहे, आलोचना रहे या विश्लेषण रहे, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और उसका वे फॉरवर्ड और निष्कर्ष सब लिखना है। इसके साथ ही साथ ये भी डायरेक्ट भी रह सकता है कि क्या है और क्या फायदे हैं, या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी रह सकता है कि मदर ऑफ ऑल डील्स ये क्या है, किससे रिलेटेड है, और इसका विश्लेषण करें। तो इस तरह से तो आप चलिए शुरू करते हैं कि क्या है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 2026 में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए है। ठीक है, इसे 27 मतलब यूरोपियन यूनियन में कितने देश है, 27 देश है। तो 27 देशों का साथ मतलब और यूरोपियन यूनियन का 27 देशों के साथ 2 अरब लोगों का बाजार खोलने, मतलब 2 अरब लोगों का बाजार जो है उसका खोलने का इंडिया और यूए के बीच में वैश्विक जीडीपी का 25% प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा व्यापारिक गठबंधन माना जा रहा है। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा डील माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया का क्या होता है, बहुत सारे देशों के साथ डील किया जाता है, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का 27 कंट्री है, इसमें ये सबसे बड़ा डील माना जा रहा है अब तक का, मतलब इतिहास का सबसे बड़ा डील है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी इंडिया का डील जो है, जैसे यूके है, ओमान है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, उसके बाद सब मतलब ये सब के साथ भी इंडिया का डील हुआ है। लेकिन बिग डील जो है यूरोपियन यूनियन के साथ ही इंडिया का हुआ है। एक छोटा सा माइंड मैप है कि आप इस तरह से भी आप मतलब थोड़ा सा बना के रख लीजिएगा। ये साइड में मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम लोग बहुत सारा चीज प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में उस समय मतलब दिमाग में नहीं आता है। लेकिन इस तरह छोटा छोटा कीवर्ड रहेगा, पॉइंट में रहेगा, फ्लो चार्ट में रहता है, तुम लोग के दिमाग में जल्दी वो याद हो जाता है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। थोड़ा इंग्लिश में भी वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। तो छोटा छोटा जाके, ताकि अगर आप मतलब पूरा जो पैराग्राफ है अगर भूल भी जाते हैं तो ये याद रहेगा, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या है, यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ है, इस पे आपने ध्यान, इंडिया क्या है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप यूरोपियन यूनियन इधर भी बना सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो कंट्री है, यूरोप देश इधर ही है, ठीक है। तो उसमें जो 27 कंट्री है इधर है, लेकिन इधर जगह नहीं था तो मैंने इधर बना दिया। और इस तरह से आप थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कि 25% जो है वैश्विक जीडीपी को कवर करता है, और ये यूरोपियन यूनियन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इन दोनों के बीच में ही डील हुआ है। तो इधर का इसका डील इधर, इसका व्यापार इधर से होगा, इसका व्यापार इधर से होगा, इसलिए मैंने 2 एरो बनाया है। 1/3 वैश्विक व्यापार को कवर करता है, ठीक है, मतलब पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड को कवर करता है, और पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल जीडीपी का 25% इन दोनों के बीच में जो भी ट्रेड अगर फाइनलाइज हुआ है, जो मतलब कंप्लीट अगर हो गया और लागू हो गया तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद इसका क्या महत्व है या लाभ है या सकारात्मक पक्ष क्या है। तो पहले तो है आर्थिक, मतलब हम लोगों को सारा जोन दिखाना है कि आर्थिक भी है, इकोनॉमिक लाभ भी है, महत्व है, रणनीतिक है, स्ट्रेटेजिक महत्व है, तकनीकी है, उसके बाद सेवा बाजार का भी पहुंच है। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट है। तो व्यापार मतलब व्यापक बाजार तक पहुंच, क्योंकि अगर यूरोप का टैरिफ हटा दिया जाएगा, मान लीजिए इंडिया और यहाँ पर यूरोप है, तो यहाँ पे हम लोग का इंडिया से जो भी सामान जाता है, यहाँ पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा, टैरिफ हटा दिया जाएगा। तो इंडिया से जो भी सामान जाएगा 10 रुपया का है, तो यहाँ पर जाके अगर कोई इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, तो मान लीजिए 20 रुपया का प्रॉफिट में अगर बिकता है सामान, क्या होगा, तो लाभ होगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग का देश में क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, ठीक है। तो यही है कि 5.5% का हम लोग का देश से निर्यात होगा, ठीक है। श्रम प्रधान क्षेत्रों को भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। श्रम प्रधान, जैसे हम लोग का देश में क्या है, श्रम प्रधान क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसे कि कपड़ा उत्पादन, वस्त्र का क्षेत्र है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद परिधान है, चमड़ा है, लेदर है, उसके बाद फुटवेयर है, उसके बाद मैरीन प्रोडक्ट है, उसके बाद
जेम्स आभूषण है, ज्वेलरी है, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा ऐसा सेक्टर है। इस सब चीज़ों का हम लोग का देश से क्या होगा, यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा निर्यात होगा अगर शून्य टैरिफ हो जाएगा। तो अभी पहले वर्तमान में क्या है कि 4.26% का हम लोग को शुल्क लगता है, ये सब निर्यात होता है तो शुल्क लगता है, मतलब टैरिफ लगता है। तो अगर ये टैरिफ जो है वो शून्य हो जाएगा तो हम लोग का देश को 33 अरब मतलब मूल्य का जो है लाभ होगा, ठीक है, इतना अरब का लाभ होगा हम लोग को देश को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये शून्य अगर हो जाता है, अभी यहाँ पे आप शून्य यहीं पे कर लीजिएगा, इसको आप यहीं पे लिख लीजिएगा, शून्य यहाँ पे लिख के और उसके नीचे एरो दे के ये लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। उसके बाद है रणनीतिक महत्व या लाभ क्या है, तो यूएसए और चाइना के ऊपर निर्भरता कम हुआ, क्योंकि आप देख ही रहे कि यूएसए क्या है, ट्रम्प हमेशा हमेशा टैरिफ खेलते रहता है, मतलब उसका थोड़ा सा है कि देशों पर टैरिफ लगा रहा है, अलग अलग तरह का सिनेरियो क्रिएट करता है। चाइना के साथ भी हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, चाइना जो है वो मतलब ट्रेड को लेके, तो इन दोनों के देश के बीच क्या होगा, निर्भरता कम होगा हम लोग का देश का। उसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भारत का भूमिका क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आराम से जो है अलग अलग देश में हम लोग का सामान बेचा जाएगा यूरोपीय देश से, उसके बाद अलग अलग देशों में हम लोग का सामान वहां से जाएगा, तो सप्लाई चेन क्या होगा उसमें हम लोग का मतलब इंडिया क्या होगा, एक सेंटर बन जाएगा सप्लाई चेन में, भूमिका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद है तकनीकी, हम लोगों का तकनीकी मतलब अलग अलग हम लोग अगर दिखाते हैं रणनीतिक, तकनीकी, आर्थिक, तो ये ऐसा अच्छा पॉइंट है, इस तरह से आप जरूर पॉइंट लिखिएगा। हम लोग का देश में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा जैसे कि, तो एआई हम लोग का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास होगा, तो विनिर्माण क्षेत्र का भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो इंडिया क्या होगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का देश में प्रोडक्शन होगा, मतलब उत्पाद हो जाएगा, उत्पाद होगा तो उसके बाद सप्लाई होने लगेगा, तो हम लोग का इंडिया क्या हो जाएगा, हब बनेगा, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब मतलब बढ़ावा जरूरी नहीं है कि इसको आप सबको पैराग्राफ में लिखे, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि अभी क्या पैराग्राफ पे फोकस नहीं करता है एग्जामिनर, इस तरह का फ्लो चार्ट, छोटा छोटा कीवर्ड, तो क्या है कि मतलब थोड़ा लिखने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए, तो और साफ और क्लियर होना चाहिए, और आप ज़्यादा पैराग्राफ को लिख भी नहीं पाएंगे एग्जाम में, छोटा छोटा कीवर्ड आप ध्यान में रखिएगा तो याद रहेगा। उसके बाद है सेवा बाजार का उदारीकरण, सर्विस मार्केट का क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ है, जैसे कि आईटी सेक्टर हुआ, आईटीज हो गया, डिजिटल सेवा हुआ, शिक्षा हो गया, यहाँ तक क्या होगा, पहुँच होगा दोनों देशों का। मतलब एक बार इसको मैं देखिए समझा दे रही हूँ कि क्या है, मदर ऑफ ऑल डील्स है कि गुड है, सर्विस है, उसके बाद गुड है, सर्विस है, इन्वेस्टमेंट आएगा, स्टैंडर्ड रेगुलेशन हुआ, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको भी अच्छे से इसमें कवर किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्लाइमेट क्लॉज को भी लाया गया है, सप्लाई चेन कॉपरेशन होगा, तो ये सब मदर ऑफ गुड डील्स का यही सब मतलब इसमें लाया गया है दोनों देशों के बीच में जो हुआ। मैसिव इकोनॉमिक स्केल मतलब 95% टैरिफ जो है कम हो जाएगा एलिमिनेट होने से, मतलब धीरे धीरे होगा, एक तुरंत नहीं हो रहा है, मतलब 5 से 10 साल के बीच में धीरे धीरे होगा, और इससे क्या हो जाएगा, 2 बिलियन पीपल का जो है 2 बिलियन पीपल को फायदा होने वाला है, ठीक है, मतलब अरब जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको। उसके बाद फिर 25% का ग्लोबल जीडीपी होगा, 30% का ग्लोबल ट्रेड होगा, ठीक है, ये शॉर्ट पॉइंट है, इसको मतलब लिखने याद रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या है, बेनिफिट में क्या है, एयरक्राफ्ट और एयर स्पेस में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, कि हम लोग का जो इतना भी हम लोग का जो अभी क्या होता है, हम लोग का एयरक्राफ्ट जो है यूएसए अमेरिका का बोइंग मंगाया जाता है, तो उसके अभी जब यूरोपियन के साथ डील हो जाएगा तो हम लोग का जो इतना भी मतलब जो हवाई जहाज बनाया जाता है उसका पार्ट पुर्जा हुआ, हवाई जहाज हुआ, तो एयरबस जो यूरोपियन यूनियन का है, तो इसको ये जगह ले लेगा, तो ये आने लगेगा, तो इससे हम, और टैरिफ नहीं है, टैरिफ कम हो जाएगा, तो हम लोग को देश को बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। उसके बाद अल्कोहल में, तो अल्कोहल और वाइन और स्प्रिट पर अभी इंडिया क्या करता है, 150% का मतलब कि वो लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है। अगर इंडिया जो इसका टैरिफ हटा देगा, धीरे धीरे हटाएगा, तो 20 से 30% अगर कर देता है, ठीक है, वाइन के ऊपर में है 150% का टैरिफ। उसके बाद फिर स्प्रिट के ऊपर है 40% का टैरिफ, बियर के ऊपर 100% का टैरिफ है, तो ये सब
घट घट के 150% का टैरिफ घट के 20 से 30% हो जाएगा, और बियर के ऊपर 100% का टैरिफ घट के 50% हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अल्कोहल बहुत ज़्यादा हम लोग का देश में आएगा। अल्कोहल आएगा तो उससे क्या होगा, हम लोग का जो अतिथि लोग हैं, मतलब जो हॉस्पिटैलिटी में क्या होगा, होटल में आते हैं, टूरिस्ट लोग रुकते हैं, तो फॉरेनर टूरिज्म जो होता है वो बढ़ेगा, क्योंकि कोटा बेस खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, टूरिज्म का विकास होगा। मतलब हम लोग का देश में जो भी आते हैं पर्यटन लोग, तो वो लोग होटल में रुकते हैं, तो शराब उराब का डिमांड करते हैं, तो लोग पियेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मतलब कंज्यूम करेंगे, तो हम लोग का देश का इकोनॉमी क्या होगा, ग्रो होगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में 110% का टैरिफ इंडिया लगाता था, तो अभी धीरे धीरे घट के वो 10% हो जाएगा। लेकिन एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 2.5 लाख तक का ही गाड़ी हम लोग का इंडिया में आएगा, ठीक है। और 2.5 लाख से ज़्यादा अगर गाड़ी आता है तो उसके ऊपर फिर टैरिफ लगा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब 2.5 लाख तक का जो गाड़ी, 2.5 लाख में 1.5 लाख का गाड़ी जो है पेट्रोल और डीजल का आएगा, और 90,000 का गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा, जिसपे 10% का धीरे धीरे टैरिफ लगा। मतलब कितना अच्छा ये डील है, इसको डीप में आप समझ सकते हैं कि हम लोग का देश में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी एक जो है एक आंसर लेके आऊँगी, मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप जो इसमें लगाया जाता है इलेक्ट्रिक, विद जर्मेनियम से बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है, तो रियर अर्थ मेटल क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है, तो उसको भी लेकर आऊँगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये छोटा छोटा पॉइंट मैंने इसीलिए कहा है कि थोड़ा आपको आपका कॉन्सेप्ट होलिस्टिक वे में अप्रोच जो है आपका क्लियर होना चाहिए। आप इस तरह लिखे रहेंगे ना, तो आपको आंसर को फ्रेम करने में कोई तकलीफ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फूड और बिवरेज है, प्रोसेस फूड है, प्रोडक्ट है, जिसमें कि चॉकलेट है, बिस्कुट है, पास्ता है, ये सब। मतलब इसमें क्या है, प्रीमियम प्रोडक्ट बनेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। हम लोग का देश में क्या, ये सब अच्छा क्वालिटी का नहीं मैन्युफैक्चर होता है, मतलब चॉकलेट बिस्कुट अच्छा क्वालिटी का नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो हम लोग का यूरोपियन यूनियन से देश से हम लोग का देश में अगर इस पर टैरिफ कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। फिर हम लोग का इंडिया का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ उसका कॉम्पिटिशन होगा, तो इंडियन लोग भी जो बिस्कुट और चॉकलेट बनाते हैं, वो लोग भी सोचेंगे कि हम लोग भी अच्छा क्वालिटी का बनाए, इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, कंपटीशन करके अच्छा से अच्छा क्वालिटी बनाने का कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन का प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट से भी अच्छा हम लोग का देश में अगर चॉकलेट बिस्कुट ये सब बनने लगा, तो विदेश में भी उसका डिमांड अच्छे से बढ़ने लगेगा, तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगा। और हम लोग का इंडिया का मार्केट में भी अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, तो उससे क्या होगा, मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो हम लोग का जो खाद्य सुरक्षा उससे अच्छा होगा, बूस्ट होगा, हम लोग का क्या, कंज्यूमर का डिमांड बूस्ट होगा, तो ये सब फायदा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था, ये शॉर्ट पॉइंट में आपको उसके बाद हम लोग का कृषि का निर्यात भी बढ़ेगा, जैसे कि एग्री का जो प्रोडक्ट है, प्रोसेस फूड उत्पाद है, ठीक है। प्रोसेस फूड जो जितना भी है वो सब का जो वो हम लोग का यूरोपियन यूनियन का में उसमें क्या हो, प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा मार्केट में। तो इसके ऊपर ऐसा बातचीत किया गया है कि इसके ऊपर जो है इसको वरीयता दिया जाएगा किसानों का। इससे क्या होगा, जो अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर फूड या उससे बना हुआ जो प्रोसेस फूड होता है, अगर उसका डिमांड यूरोप का मार्केट में बढ़ेगा, तो हम लोग का किसान का आय का भी वृद्धि होगा, तो किसान लोग का भी मतलब थोड़ा स्थिति ठीक होने का चांस है। उसके बाद महिला लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि बहुत सारी हम लोग की महिलाएं भी है जो बहुत सारा ऐसा चीज हाथ से बनाती है, काम करती है। तो महिला आजीविका का जो भी क्षेत्र है जिसमें महिलाएं जुड़ी है, तो उन लोगों का भी अगर मान लीजिए उन लोग का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, तो उन लोग का आजीविका भी सुदृढ़ होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि महिला रोजगार भी जनरेट होगा, ठीक है। एमएसएमई को भी बहुत ज्यादा लाभ होगा, जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको भी बहुत लाभ, मतलब छोटे छोटे जो इतने भी उद्योग हैं उनको भी, हम लोग का लघु उद्योग है जितना भी हम लोग का घरेलू लघु उद्योग, उन लोग को भी फायदा होगा, क्योंकि इन लोगों पर भी टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपने देखा ही था कि एमएसएमई को रिलेटेड ये क्वेश्चन इसी से भी आ सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। जैसे जूता चप्पल मैंने पहले ही बात किया, कपड़ा उद्योग है, जूता चप्पल का उद्योग है, तो एमएसएमई जितना भी सेक्टर है इसको फायदा होने वाला है। उसके बाद जैसे कि छात्र उत्र के लिए पहले क्या होता था, कोटा निर्धारित किया जाता था, इतना ही छात्र है, जैसे हम लोग का इंडिया है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, तो इतना ही छात्र यहाँ पे जा सकते हैं पढ़ने, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके ऊपर बहुत तरह तरह का रिस्ट्रिक्शन था, बैरियर था, बहुत सारा का रेगुलेशन था। तो अभी वो आवागमन जो है, ठीक है, आना जाना जो है वो फ्री हो जाएगा, छात्र लोग आराम से वहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं, इतना ये सब है। उसके बाद नियामक और मानक, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर ही था, इसके अलावा अगर आपको याद रहता है तो आप ये लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। नियामक और मानक सहयोग, जैसे कि SPS है, उसके बाद फिर SPS है, TBT है, उसके बाद टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ये सब ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि ये
देखिए एसपीएस, एसपीएस मतलब सैनिटरी, ठीक है, सैनिटरी का सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्ड है। इसमें क्या होता था, जैसे कि खाद्य सुरक्षा हुआ, पशु का और पौधा का स्वास्थ्य का सुरक्षा हुआ, इसको नियंत्रित करने के लिए डब्ल्यूटीओ जो है एक संधि किया था, ठीक है। तो जैसे मानव हुआ, पशु पौधा का जीवन के स्वास्थ्य को जोखिम को मतलब इनका जीवन को मतलब स्वस्थ रखने के लिए या फिर इनके जीवन को बचाने के लिए जो है स्वच्छता का कुछ अभियान जो है डब्ल्यूटीओ किया था। तो वही है एसपीएस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि CS3 जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, तो मिथाइल ब्रोमाइड का छिड़काव जो है, जैसे पेड़ पौधे हुए तो पेड़ पौधे के ऊपर मिथाइल ब्रोमाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि इसमें कीट टूटने लगे। जब हम लोग फसल उगाते हैं तो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो अगर कीटनाशक में मिथाइल ब्रोमाइड होता है तो मिथाइल ब्रोमाइड क्या करता है, ओजोन का जो परत है, ओजोन का परत का क्षरण करता है, मतलब पर्यावरण को प्रभाव डालता है। उसके बाद स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे मनुष्य हुआ या अन्य जीव हुआ, क्योंकि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये बहुत जहरीला होता है। इससे क्या होता है, त्वचा पर बीमारी होता है, श्वास का बीमारी होता है। जैसे ये पेड़ पौधा पे अगर हम लोग छिड़केंगे तो इसमें तो पेड़ पौधा में ये रह जाएगा, इस पेड़ पौधा को हम लोग खाते हैं, इसका फसल को हम लोग खाएंगे तो त्वचा का बीमारी होगा, श्वास का बीमारी होगा, स्वास्थ्य का समस्या होगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जो है मिथाइल ब्रोमाइड का यूज किया जाता था। तो यूरोपियन यूनियन का वही कहना है कि जो भी पेड़ पौधा पे आप लोग ये कीटनाशक का यूज करते हैं तो ये पेड़ पौधा से का प्रोडक्ट या ये पेड़ पौधा का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग का देश में अगर आता है, यूरोपियन यूनियन का मार्केट में अगर हम लोग का देश में जाता है तो ये तरह का प्रॉब्लम तो हम लोगों को भी हो सकता है। तो इसीलिए इसी को लेके SPF नियम जो है डब्ल्यू ट्रेड मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ये नियम को फॉलो करने के लिए। तो ये अभी भी थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन इसको फॉलो करता है और ये चाहता है कि लोग इसका देश में जो भी देश से ट्रेड हो या सप्लाई हो तो ये रूल को फॉलो करता हुआ वो मतलब इस तरह का नियम, मतलब कि कीटनाशक उटनाशक से फ्री जो है वो प्रोडक्ट आए, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो अपने देश में लाना चाहता है। तो यही था SPF। में क्या था, बहुत सारा तकनीकी बाधा है, ठीक है, तो इस पर भी सहमति बनाया गया है। ये सब पर कुछ कुछ सहमति जो है वो बनाया गया और यही हम लोग का बैरियर भी बनेगा। अभी देखिएगा, मैं आपको चुनौती में बताऊंगी कि ये बैरियर भी है, किस तरह से रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग का जो है मतलब बहुत बार जो है इंडिया और इधर यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड का जो FTA होते होते बहुत बार रुका है। यही सब रिस्ट्रिक्शन डाला था, SPS ये क्या बोलते हैं, ट्रेड टेक्निकल बैरियर जो है, उसके बाद सैनिटरी और साइटो सैनिटरी बैरियर, यही सब हम लोग का देश में। उसके बाद CBM मतलब कार्बन बॉर्डर, CBAM है जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ढांचा को भी थोड़ा सा सुरक्षा दिया गया है। इसके बाद डिजिटल व्यापार है, ठीक है, तो ग्रॉस बॉर्डर डेटा प्रवाह, नवाचार, ये सब इसमें लाया गया है। उसके बाद अब देखिए, जो मैंने आपको उधर पॉइंट में बताया आप वैसे भी फ्रेम कर सकते हैं आंसर को। इसके अलावा सेकंड जो है फ्रेम करने का आंसर तरीका वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बीच में आप लिख दिए कि सभी समझौतों की जननी, जिसको मतलब बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डिस, ये बीच में लिख दिए। और पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हम लोग को बाजार तक पहुंच, मतलब व्यापक बाजार तक हम लोग को पहुंच मिलेगा, सिर्फ बाजार नहीं, व्यापक बाजार। अब बाजार में क्या है, 99% भारतीय निर्यात को UAE में प्राथमिकता मिलेगा। अब ये मैंने बताया अभी कि प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद उससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा निर्यात मतलब 99%, 100% में से 99% का हम लोग का भारत में से निर्यात किया जा रहा है, समझ सकते हैं कितना बड़ा, उसमें जिससे क्या होगा 75 बिलियन का निर्यात होगा। इतना ज़्यादा पैसा का हम लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, इतना पैसे का निर्यात होगा, ठीक है। उसके बाद शून्य शुल्क होगा, तो शून्य शुल्क किस पे है, श्रम गहन क्षेत्रों पे, ठीक है, उस पर शून्य शुल्क होगा। जितना भी बहुत ज़्यादा लेबर का काम होता है उस पर अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा कम होगा तो वो सब सामान जो है सस्ता में जाएगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, GDP बढ़ेगा, जैसे कपड़ा हुआ, चमड़ा हुआ, फुटवेयर हुआ, ज्वेलरी हुआ, समुद्री उत्पाद हुआ। तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा हुई है, जैसे डेयरी और कृषि को, ठीक है, ये सबको सुरक्षा दिया गया हम लोग का मतलब इस समझौते में, FTA में। उसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, सेवाओं और डिजिटल व्यापार, 25% का जो DDP है, मतलब ये फॉर्मेशन का सेकंड तरीका है। इसको भी इस तरह से भी आप फॉर्म कर सकते हैं और इसके पहले जो मैंने आपको रिटन में बताया उस तरह से भी लिख सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर कटेगा नहीं, ठीक है। सेवाओं और डिजिटल, क्योंकि अभी इनोवेशन आंसर में देखा जाता है बहुत ज़्यादा पैराग्राफ रिटन, हाँ थोड़ा सा जो ऊपर में आप इंट्रोडक्शन देंगे वो इंट्रोडक्शन थोड़ा पैराग्राफ में अच्छे से होना चाहिए और नीचे का कंक्लूजन जो है वो भी अच्छे से पैराग्राफ में होना चाहिए और बीच में आप फ्लो
फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, इसको आप यूज़ करिए। ये बहुत अच्छा मतलब आंसर लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। इनोवेशन, अच्छा, सेवाओं और डिजिटल व्यापार तक मतलब पहुंच है, जो 144 उप क्षेत्रों में पहुंच होगा इंडिया का। आईटी जो मैंने इससे पहले बताया, वित्त, शिक्षा में व्यापक अवसर है, डिजिटल फोकस होगा, प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होगी। क्या होगा, वही जो मैंने बताया कि जैसे हम लोग का देश में प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बनता है, बाहर का प्रीमियम प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग का जो देश में उत्पाद होता है उसमें भी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का बनाने का जो है वो होड़ चलेगा मतलब कंपटीशन होगा, तो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का मतलब प्रोसेस चलेगा। इससे क्या हो जाएगा, बाहर में निर्यात अगर अच्छा क्वालिटी हो गया तो निर्यात बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होगी। उसके बाद भविष्य तैयार गतिशीलता और प्रतिभा के लिए, जैसे कुशल पेशेवरों को निर्बाध स्थानांतरण, जैसे पहले मैंने बताया ना कि आना जाना जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट होता था, तो इंडिया से यूए और यूए से इंडिया में आने जाने का अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा। टैरिफ बैरियर खत्म होने से सामाजिक सुरक्षा समझौता भी किया गया है कि वहाँ पे देश में जो लोग जाएंगे और वहाँ से यहाँ पे आएंगे तो उसको क्या सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा। प्रतिभा प्रतिसंचरण, जो स्किल पर्सन थे वो टैरिफ बैरियर और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं जा सकते थे, जैसे मैंने बताया कि अभी इतने ही लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये भी जो है वो बहुत सुविधाजनक किया गया है। रणनीतिक और उभरता सहयोग, जैसे कि सीबीएम के ऊपर बातचीत हुआ है, तकनीकी सहयोग, एआई, सेमीकंडक्टर के ऊपर मजबूत, तो मतलब ये सब धीरे धीरे किया जाएगा। 5 से 10 साल के बीच में अचानक से सब कुछ नहीं लागू होगा, धीरे धीरे 5 से 10 साल के बीच में ये सब धीरे धीरे किया जाएगा। तो ऐसा बातचीत जो है अभी चला है। उसके बाद देखिए चैलेंजेस क्या है, मतलब कंसर्न क्या है, चुनौतियां, चैलेंजेस या नेगेटिव नकारात्मक पक्ष क्या है। तो गैर शुल्कीय बाधाएं मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स है, जैसे कि ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म को अपनाता है, ठीक है, यूएई। और पर्यावरण और श्रम, मतलब ये लिखना आपको जरूरी नहीं है, ये मैं समझने के लिए मैंने लिख दिया। अगर आपके पास टाइम है तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम तो रहता नहीं है इतना, अब बस ये कीवर्ड लिख दीजिएगा, समझ जाएगा। ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म को अपनाता है, बोलने का मतलब है कि जैसे कि हम लोगों का जो रबड़ हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर कॉफी हुआ, उसके बाद वुड का जो प्रोडक्ट हुआ, पेड़ पौधा को काट के जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण को हानि होता है। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है, वहाँ का देश जितना भी है, कि लकड़ी उकड़ी काट के या फिर हम लोगों का जो पेड़ पौधा को नुकसान करके कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है या उसको निर्यात किया जाता है तो पर्यावरण का क्षरण होता है। तो वो सब प्रोडक्ट को जो है उस पर बैरियर लगाया जाएगा, उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो यही है नॉन टैरिफ बैरियर। एक चैलेंज है कि बोला तो गया है कि कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंच के कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उस पर बैरियर लगाया जाएगा। तो यही है। उसके बाद श्रम शामिल है। उसके बाद श्रम क्या है, जैसे कि छोटा बच्चा अगर कोई काम में शामिल है, जैसे एक बार आया था ना न्यूज में कि हम लोग का जो इंडिया से कारपेट बाहर में भेजा जाता है उसको छोटा छोटा बच्चा बनाता है, ये बोल के बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया था। तो श्रम शामिल, पर्यावरण और श्रम शामिल। तो इसी मतलब ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म को अपनाता, मतलब इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इस तरह का बैरियर है, ठीक है। उसके बाद सीबैम है, कार्बन सीमा समायोजन। तो इस्पात, अल्मुनियम, रसायन, ये सब बनाने में क्या होता है, स्टील बनाने में बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। तो अभी कार्बन इमिशन की वजह से ही क्या हो, 20 से 35% का कार्बन टैक्स हम लोग को देश को देना पड़ता है। तो वही बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा सामान जिस पे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है और उसको अगर भेजा जाता है तो सीबैम के तहत उसको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंजेस है हम लोग का देश में, कि बोला तो जा रहा कि नॉन टैरिफ है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को कार्बन टैक्स एडिशनल देना पड़ रहा है। उसके बाद यूई डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, वन उन्मूलन विनियमन, जैसे कि वही मैंने बताया कॉफी, रबड़, लकड़ी, ये लोग को अगर मतलब नहीं निकालना है, वन को उन्मूलन नहीं करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड इसका एक नियम बनाया है यूरोपियन यूनियन का। उसके बाद समानता और छूट की कमी है, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इथोपिया, ये सब के ऊपर क्या है, यूरोपियन यूनियन पहले से ही 0 टैरिफ लगाया हुआ है। ये सब का सामान यूरोपियन यूनियन में, जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, वियतनाम है, इथोपिया, तो ये लोग का सामान जो है यूरोपियन यूनियन में जाता है, तो इसके ऊपर पहले से टैरिफ लगा दिया गया, मतलब टैरिफ लगा, सॉरी बोले 0 टैरिफ है। तो कोई भी टैरिफ नहीं है, इसका मतलब है कि सामान बहुत सस्ता मिल रहा होगा, लेकिन फिर वही पे पहले हम लोग का मतलब वो लोग मार्केट में पकड़ बना लिया। अब हम लोग का नॉन टैरिफ वाला प्रोडक्ट अगर वहां पे जाएगा तो उसको पकड़ बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और किस तरह का प्रोडक्ट है क्या है। तो लोग पहले होता है ना कि पहले एक चीज को इंसान टेस्ट कर चुका था कि अच्छा है, उसके बाद नया प्रोडक्ट आता है तो उसको यूज करने में थोड़ा रिस्क समझता है कि करे कि नहीं करे। तो जैसे हम लोग का देश से अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या है थोड़ा रिस्की समझेंगे कि यूज करे कि नहीं करे। तो इस तरह क्या होगा, भारत निर्यात को नुकसान हो सकता है।
क्योंकि वो लोग पहले से मार्केट पे पकड़ बना लिया, साथ ही साथ ये हम लोग का इंडिया का प्रोडक्ट के साथ इसके साथ कंपटीशन भी करना पड़ेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो ये भी एक चैलेंजेस है। उसके बाद एमएसएमई को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद यूएसए क्या है, बड़ा प्रदूषक है, उसको बहुत पहले से ही यूएई जो है वो छूट दे दिया है। और भारत को अनुपालन, जैसे अभी मैंने बताया ना कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, उसको अनुपालन के लिए सीबैम को अनुपालन के लिए जो है सीबैम को अनुपालन के लिए जो है जोर डाल रहा है। लेकिन यूएसए को जो सबसे ज़्यादा प्रदूषक वही है, मतलब फर्स्ट नंबर पे। देखिए मैंने ये भी एक मतलब करंट अफेयर्स का न्यूज़ से ये लिखा था, मतलब अपना डायरी में नोट करती रहती हूँ किस तरह का डाटा था। ये वर्ल्ड डाटा है, वर्ल्ड डाटा रिपोर्ट है कि चाइना सबसे ज़्यादा इमिशन करता है, ठीक है। 25% का इमिशन चाइना करता है, 11% का इमिशन यूएसए करता है, और इंडिया सिर्फ 7% का इमिशन करता है। जबकि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप नहीं हुआ, और ये सब डेवलप हो चुके हैं। और ये सब दोनों मिल के मतलब ये दोनों मिलके 36% का इमिशन अकेले कर रहे हैं। पूरा 100% में 36% का इमिशन सिर्फ ये सब कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर ये यूएसए सबसे ज्यादा बड़ा प्रदूषक है, जबकि इसको छूट दे दिया गया है सीबैम से, और इंडिया पर अनुपालन का दबाव डाला है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। उसके बाद है घरेलू उद्योग और विनिर्माण को भी थोड़ा सा रिस्क है। जैसे बाहर से मान लीजिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम लोग का इंडिया क्या कर रहा है, बातचीत चला है कि देखिए किसी भी डील जब होता है दो लोगों के बीच, तो कुछ इसको भी अपना थोड़ा लॉस करना पड़ता है, इसको भी लॉस करना पड़ता है, अपना थोड़ा इंटरेस्ट का सेक्टर देख के, लेकिन तभी दो दोस्तों के बीच में डील फाइनल होता है। तो डील करने के लिए थोड़ा तो लॉस तो करना ही पड़ता है। तो जैसे ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल का अगर टैरिफ हटा दिया जाएगा एकदम, तो हम लोग का इंडिया में जितना भी ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी गाड़ी वाड़ी बनता है, तो उसके साथ उसका क्या हो जाएगा, इसी का बाहर का ही कंपनी का ज्यादा माल बिकेगा। जैसे वॉल्क्सवैगन हो गया, मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये सब का जब जैसे यूरोपियन यूनियन जिसमें जर्मनी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है गाड़ी उड़ी का डील के लिए, तो अगर इसका आने लगेगा तो हम लोग का ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए चैलेंज होगा, डेयरी सेक्टर के लिए, एमएसएमई को भी चुनौती मिलेगा। तो ये सब सेक्टर को क्या होगा, चुनौती मिलेगा। उसके बाद कार्यान्वयन में ना इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंजेस भी है कि जितना भी तरह का भी हम लोग का बातचीत हो रहा है उस पे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, कार्यान्वयन किस तरह से होगा, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रॉब्लम है, तो ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इससे क्या हो जाएगा, जेनेरिक दवाओं की कीमत जो है इंडिया में जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। सस्ता मिलता था हम लोग का इंडिया में, हम लोग का इंडिया से ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, इससे क्या होगा, मतलब इसके ऊपर भी बात हुआ है, तो इससे हम लोग का देश में दवा का कीमत बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे की राह में आप यही सब जो चैलेंजेस है वे फॉरवर्ड, इसको छोटा छोटा पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, और निष्कर्ष में आप बहुत अच्छे से निष्कर्ष लिखिएगा। तो निष्कर्ष में क्या है, WTO फेल हो चुका है, ट्रम्प का टैरिफ नीति संरक्षणवादी नीति के कारण, संरक्षणवादी नीति के बीच में, ठीक है, रणनीतिक कदम है ये, ठीक है, भारत का, मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा यूरोपियन यूनियन और भारत का लिए ये एक रणनीतिक कदम है, ठीक है। मेक इन इंडिया, क्योंकि क्या हो रहा है रणनीतिक कदम है, वैश्विक विनिर्माण के मतलब मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में निर्णायक कदम है, किसका, भारत का। यहाँ से ये लाइन को आप सुंदर से सजा के लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैंने इसको भी कहीं पेपर ऊपर में पढ़ा था, तो वहाँ से मैंने ये लाइन ले लिया, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, यह समझौता भारतीय MSME और IT सेवाओं को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे भारत का 190 बिलियन से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार होगा। हालांकि यह व्यापार समझौता भारतीय उद्योगों जैसे ऑटोमोबाइल, मादक पदार्थ, छोटे MSME के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का कारण बन सकता है। अभी मैंने जो बताया कि चैलेंजेस क्या है, उसको हम लोग मतलब पूरा कंक्लूजन में यही हम लोग को लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब ऐड करके, वे फॉरवर्ड सब तीनों को ऐड करके इसको लिखना है, ठीक है। तो इसके साथ IPR बौद्धिक संपदा अधिकार से जेनेरिक दवाओं की कीमतें बढ़ने तथा सीबैम अनुपालन से इस्पात, अल्मुनियम निर्यात भी प्रभावित होगा। चुनौतियों के समाधान से दोनों देशों के बीच 2032 तक व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड जो है मतलब कि 2032 तक क्या हो, अगर हम लोग का ये चुनौती का सारा समाधान अच्छे से हो जाता है तो 2032 तक दोनों देशों के बीच में, इंडिया UAE और इंडिया के बीच में व्यापार क्या हो जाएगा। अभी तो है कि कितना $200 बिलियन तक का व्यापार करने का वो लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर
मतलब 100 बिलियन का व्यापार होता है, 200 बिलियन तक का व्यापार जो है होने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब अभी जितना भी व्यापार होता है तो 2032 तक इतना ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया है। तो यही मेरा आंसर राइटिंग का फॉर्मेट था। और आप लोगों को लग रहा होगा ये सारा आंसर राइटिंग जो भी मैं करती हूँ इसको अलग अलग मतलब न्यूज़ से, जैसे PVI से कुछ लाइन उठाती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से कुछ लाइन उठाती हूँ, कुछ अलग अलग वेबसाइट से कि क्या अच्छा कहाँ पे है, वहाँ से लेके पहले एक मैं रफ में नोट करती हूँ और उसके बाद फिर एक इस तरह का देखिए ये रफ में नोट बनाती हूँ। नोट बनाने के बाद मैं आप लोगों के लिए ये लेके आती हूँ, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग को मैं फ्रेम करती हूँ आप लोगों की। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मैं तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी करंट में न्यूज़ आते रहता है वो जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको सबको इधर उधर से खंगाल के लिख के मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, ठीक है। आंसर राइटिंग मैं हर समय मतलब मेरा आंसर राइटिंग रहेगा। इसके अलावा मैं अभी जो है PT के लिए भी सिलेबस के ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि PT के लिए किस तरह से सिलेबस को आपके लिए लाया जाए, जिसमें पॉलिटी होगा, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी धीरे धीरे सबका मैं अभी फ्रेम बना रही हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।